चलिए, ये आज की क्लास जो होगी वो बहुत सिंपल क्लास, सिंपल इस अर्थ में कि बहुत कठिन चीजें नहीं है, साधारण स्तर पे एकदम आप स्पीड करके भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक तरह से, चित्रकला का विकास और चित्रकला का विकास, संगीत कला का विकास और थोड़ी सी कुछ चीजें और संस्कृति से संबंधित होंगे उस पर। तो वहां पर हम लोग का आज का काम आगे बढ़ता है। तो पहले जल्दी से कॉपी में हेडिंग डाली, सल्तनत काल में चित्रकला का विकास। सल्तनत काल में चित्रकला का विकास। अगर सल्तनत काल में हम लोग चित्रकला का विकास देखें तो हम लोग जो मुस्लिम इतिहास पढ़े थे तो उसको ऐसे पढ़े थे कि आरंभिक मुस्लिम इतिहास, फिर पढ़े थे सल्तनत काल का इतिहास, फिर पढ़े थे मुगल काल का इतिहास। तो अगर उसी दृष्टि से जैसा कि हम लोगों ने पिछला टॉपिक देखा उसी तरह से देखा जाए, तो अगर देखा जाए इसका कि फर्स्ट फेज जो है अगर आरंभिक मुस्लिम इतिहास, तो आरंभिक मुस्लिम इतिहास में हमको किसको देखना पड़ेगा? मोहम्मद बिन कासिम को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर गजनी परंपरा को देखना पड़ेगा और फिर गौरी परंपरा को देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, कासिम की परंपरा में चित्रकला का इतिहास महत्वपूर्ण रूप से नहीं मिलता है, गौरी की परंपरा में भी नहीं मिलता है। इसका मतलब ले दे के जो मिलता है वो किसके अंतर्गत मिलता है? वो गजनी परंपरा में। और ऐसा माना जाता है कि गजनी में एक चित्रशाला की स्थापना कराई गई थी, जहां से गजनी का एक छवि चित्र ना, छवि चित्र को फारसी भाषा में सबीह कहा जाता है और आजकल के आधुनिक भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो आजकल के आधुनिक भाषा में हम इसको बोलते हैं कि ये पोर्ट्रेट है ना। तो यानी अगर हम आरंभिक मुस्लिम समय में देखें तो आरंभिक मुस्लिम समय में गजनी की परंपरा में इसका विकास हुआ और गजनी में एक चित्रशाला, अगर चित्रशाला को और अच्छी भाषा में बात करें ना तो इसको वीथीशाला बोलते हैं ना। तो ये वीथीशाला है। तो ये आरंभ में चित्रकला के कुछ प्रमाण देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को लिखिए, सल्तनत काल में चित्रकला का विकास। आरंभिक स्तर पर चित्रकला का प्रमाण, आरंभिक स्तर पर चित्रकला का प्रमाण गजनी परंपरा में दिखाई देता है, गजनी परंपरा में दिखाई देता है, गजनी परंपरा में दिखाई देता है। जिसमें गजनी में एक चित्रशाला बनवाई गई, गजनी में एक चित्रशाला बनवाई गई और वहां से गजनी का छवि चित्र, गजनी का छवि चित्र या सभी प्राप्त हुआ है। छवि चित्र प्राप्त हुआ है। इसका विवरण एक पुस्तक गजनवियों के इतिहास से प्राप्त होता है, गजनवियों के इतिहास से प्राप्त होता है। गजनवियों के इतिहास से प्राप्त होता है। आप लोगों को मालूम है एक पुस्तक की रचना किसने करी है? गजनवियों का इतिहास बैहाकी सर ना? अब्दुल बैहाकी। किसके समय थे? गजनी के सर। हाँ बस ठीक है, गजनी के समय अब्दुल बैहाकी। लेखक का नाम क्या था? अब्दुल बैहाकी।
याद आ रहा है इसको? पूर्वी का पेप्स बोला गया, जी पूर्वी का पेप्स। तो उसी किताब से ये पता चलता है कि हाँ, एक चित्रशाला की स्थापना हुई, एक सभी पोर्ट्रेट प्राप्त हुआ है। तो आरंभिक मुस्लिम काल में यही आपको उदाहरण मिलेगा। अब आइए दूसरा चरण, ये सल्तनत काल। दूसरा चरण या सल्तनत काल। सल्तनत काल में चित्रकला के विकास के प्रमाण, इल्तुतमिश के शासनकाल से प्राप्त होते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल से प्राप्त होते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इल्तुतमिश के समय चित्रकला का प्रमाण प्राप्त हुआ था। ये दो लोग हैं जिसका विवरण देंगे। एक है इसामी ना, और जिनकी रचना फुतुह उस सलातीन है। उसका ये कहना है कि इस समय दो चीनी चित्रकार भारत आए थे, यानी भारत और चाइना के बीच में ये सांस्कृतिक परंपरा का आदान प्रदान हुआ था, और दो चीनी चित्रकार भारत आए थे। तो ये एक तरह से क्या, कला के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। दूसरा, मिनहाजुद्दीन सिराज, जिसकी पुस्तक तबकात नासिरी है, उसमें ये कहता है कि एक चित्र वो प्रदर्शित करता है ना, और एक चित्र ऐसा है ना जिसमें जो इल्तुतमिश है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ये मध्यकाल का पहला ऐसा सुल्तान था जिसको खलीफा से मान्यता मिली थी। तो मान्यता से में क्या होता था, तो जो मान्यता होता था उसमें एक क्या होता था, एक पत्र मिलता था और कुछ औपचारिकता की वस्तुएं मिलती थी। वो जो मिलता था उसको बोलते थे खिलअत। नहीं, आपके यहाँ कोई पुरस्कार दिया जाता है, भैया चलिए 25 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र और एक शॉल, तो उसी तरह से यहाँ पर खिलअत दिया जाता था। तो मिनहाजुद्दीन सिराज दिखाता है कि एक चित्र में इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता प्राप्त करते या खिलअत प्राप्त करते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो ये दो लेखकों के प्रमाण से इल्तुतमिश के शासनकाल में थोड़ा प्रमाण मिलता है कि हाँ, इल्तुतमिश के शासनकाल में चित्रकला का विकास हुआ था। यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में चित्रकला के विकास के प्रमाण इसामी और मिनहाजुद्दीन सिराज के विवरण से प्राप्त होते हैं। लास्ट लाइन आप लोगों की कहाँ छूटी थी, जल्दी से बताइए कोई एक लोग। इल्तुतमिश के समय चित्रकला के विकास का प्रमाण प्राप्त हुआ है। हुआ था इस संदर्भ में, इस संदर्भ में नंबर 1 इसामी के अनुसार, इसामी के अनुसार इसामी के अनुसार दो चीनी चित्रकार भारत आए थे। चीनी माने खाने वाली चीनी नहीं, बल्कि चीन से आए हुए। हाँ, दो चीनी चित्रकार भारत आए थे। और इसामी की रचना कौन सी है, फुतुह उस सलातीन। पीछे की क्लास में आपको बताया गया था, ये दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर था। दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर जो है मिनहाजुद्दीन इसामी को माना जाता है। और नीचे लिखिए नंबर 2 मिनहाजुद्दीन सिराज अपनी पुस्तक तबकात नसीरिया में
तबकात ए नसीरिया में सर लिख दीजिए तबकात तबकात ए नसीरिया। तबकात ए नसीरिया में एक चित्र प्रदर्शित करता है, एक चित्र प्रदर्शित करता है एक चित्र प्रदर्शित करता है जिसे या जिसमें सुल्तान को खलीफा से सुल्तान को खलीफा से सुल्तान को खलीफा से खिलअत खिलअत या विशेष वस्त्र प्राप्त करते हुए दिखाया गया है, विशेष वस्त्र प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। अब एक हेडिंग डालिए, अलाउद्दीन तथा चित्रकला का विकास। अलाउद्दीन तथा चित्रकला का विकास। एक लाइन लिखिए, अलाउद्दीन के शासनकाल में चित्रकला के विकास के प्रमाण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इस प्रगति की चर्चा अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूह सिपहर में किया है। नूह सिपहर में किया है। एक मिनट, नूह सिपहर में किया है। बताइए अब। सर अमीर खुसरो मध्यकाल में कितने शासकों के मतलब शासन में मतलब रहा? 8 या 9? 8। वहां पे खेंगली योगदान, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में चित्रकला का योगदान। अब देखिए ये सारी चीजें फैक्चुअल रूप में ही हम लेके चल रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर। देखिए ये जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल है, ये इस रूप में महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पहली बार आप देखेंगे तो पहली बार चित्रकला का महत्वपूर्ण रूप से विकास दिखाई देगा आपको। तो चित्रकला के विकास के अंतर्गत जो पहला सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा दीवार पर चित्रकारी, ठीक है। और दीवार पर चित्रकारी को इसमें क्या बोला गया? भित्ति चित्रों की परंपरा। तो यानी भित्ति चित्रों की परंपरा, जैसे अजंता क्या है? अजंता एक प्रकार का भित्ति चित्र है। तो भित्ति चित्रों की परंपरा यहाँ पर आपको व्यापक रूप से देखने को मिल सकती है। और अगर इसके प्रमाण में आप जाएंगे तो जो चंपानेर है, जो चंपानेर का किला है,
उस चंपानेर के किले की दीवारों पर इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। यानी भित्ति चित्रों की परंपरा यहाँ पर है। दूसरे स्तर पर देखा जाए तो पांडुलिपियों का प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ है। पांडुलिपि किसको कहते हैं? एक तरह से हाथ से बनाए गए चित्रों का संग्रह। तो यहाँ पर ज्यादातर जो हाथ का संग्रह बनाया गया है वो कपड़े पर मुख्य रूप से चित्रकारी की गई, कपड़ों पर मुख्य रूप से चित्रकारी की गई है। पांडुलिपियों का विकास है और इसमें 3 ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनका चित्र बनाया गया है ना। एक चित्र है जो चित्रों का संग्रह है, तो किसका किया गया? वो किया गया खमसा का। जो खमसा पांडुलिपि है इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है युद्ध, यानी युद्ध पर आधारित पांडुलिपि का संकलन खमसा नाम से। दूसरा एक जो संकलन है वो है रागमाला नाम से। रागमाला नाम से खुद ही आपको समझ में आ जा रहा है कि इसका विषय क्या होगा? संगीत होगा। और तीसरा एक जो संग्रह है उस संग्रह का नाम है नियामतनामा। संग्रह का नाम है नियामतनामा। ये मुख्य रूप से क्या है? खाना बनाने की विधियों का संकलन। अच्छी भाषा में कहें तो ये पाक कला ना, भोजन से संबंधित ये चित्रकारी है नियामतनामा। तो यानी अलाउद्दीन के शासनकाल में भित्ति चित्रों की परंपरा, पांडुलिपियों के चित्रण की परंपरा, भित्ति चित्रों का उदाहरण चंपानेर में, और पांडुलिपियों में विकास में 3 पांडुलिपि इसमें महत्वपूर्ण है: खमसा, युद्ध, रागमाला, संगीत, नियामतनामा, पाक शास्त्र। तो इन दोनों की पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगी कि खमसा की विषय वस्तु क्या है? युद्ध। नियामतनामा की विषय वस्तु क्या है? पाक शास्त्र। क्योंकि यहाँ रागमाला से तो आप पकड़ जाएंगे उसकी विषय वस्तु। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चित्रकला के विकास में थोड़े विकास दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, ठीक इसी तरह से एज इट इज आप उतार लीजिए। भित्ति चित्रों की परंपरा और पांडुलिपियों की परंपरा, कॉपी को 2 भागों में बांट करके उसको आप जल्दी से उतार दीजिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मतलब डिस्क्राइब कर दीजिए। लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, फिर बता देते हैं। इससे खमसा काटे कहाँ हैं? कहाँ काटे हैं? काटे नहीं है। कहाँ खमसा काटे हैं? टिकी तो लगाए हैं। कंफ्यूजन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये वही जहांगीर ने जिनको मराया था वही है ये। शांत, आवाज कट रही है आपकी। सर ये जो अमीर खुसरो वही है वो जिनका बाग है इलाहाबाद में? नहीं, वो खुसरो है, वो अमीर खुसरो नहीं है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी की परंपरा के कवि है। वो खुसरो जो थे वो जहांगीर के पुत्र थे, उसके नाम पर बाग है। सर ये क्या लिखा है? रागमाला है कि रागमाला। रागमाला जो भैरववाल का युद्ध नहीं हुआ था, उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद फिर उत्तराधिकार संघर्ष करें, जहांगीर जब जिसने उसकी आंख निकलवा ली थी, आंख निकलवा कर ये सर वहां हाँ, पर तो वो जहांगीर की परंपरा वाला है। ये कवि इतिहासकार है अमीर खुसरो। ये वो अमीर खुसरो है जो पहेली वगैरह की परंपरा शुरू किए थे ना, पहेली की परंपरा शुरू किए थे ना। खड़ी हिंदी का एक तरह से प्रयोग सबसे पहले यही किए थे महत्वपूर्ण रूप से। कोई राग भी खोज किए थे क्या सर? राग
42-43 रागों की खोज की थी। तिलकगिरी, साजगिरी, सब इनकी रागों को 40 से अधिक रागों की खोज मानी जाती है। सितार का ये आविष्कार ऊपर आपने इन्होंने किया। कपड़ा क्या लिखा हुआ है? ये जितनी पांडुलिपियां बनी हैं वो कपड़े पे बनी हैं। सर ये भित्ति चित्र के नीचे खमसा आपने काटा ही है ना? हाँ तो इधर ना काटा है, इधर लिखा है ना। हाँ तो सर इधर ही का पूछ रहे यहाँ नहीं होना चाहिए ना, ये यहाँ पे नहीं टाइप होना चाहिए। छोटे से बिंदु में बहुत समय ले लिए तुम लोग, क्या बात है? सब फैक्ट है ना सर, तो उसको ध्यान से करना पड़ेगा। भित्ति चित्र के नीचे लिखा है चंपारण की किला से प्राप्त हुआ। पांडुलिपियों का विकास मुख्य रूप से कपड़ा के स्तर पर हुआ। खमसा की जो पांडुलिपि है युद्ध से विषय वस्तु से संबंधित है। रागमाला संगीत से संबंधित है और नियामतनामा खाना बनाने की विधियों से समर्पित है ना। तो यानी पांडुलिपियों का जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु आपको बताया गया है। हाँ, प्रश्न कैसे आता है कि खमसा जो पांडुलिपि है उसका विषय वस्तु क्या है, या खमसा का संकलन किस शासक के काल में हुआ, नियामतनामा का संकलन किस शासक के काल में हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जैसे जैसे शासन बढ़ा आगे ना, चित्रकला के विकास की स्थितियां बहुत अधिक नहीं हुई और अंत फिरोज शाह तुगलक द्वारा धर्म के नाम पर या इस्लाम के नाम पर या मूल इस्लाम के नाम पर उसने संगीत कला को और चित्रकला को क्या किया? प्रतिबंधित कर दिया। एक लाइन आगे बढ़ाइए। अंततः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अंततः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अंततः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चित्रकला एवं संगीत कला को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित कर दिया गया। अब पेज बदल लीजिए। मुगल कालीन चित्रकला का विकास। मुगल कालीन चित्रकला का विकास। मुगल कालीन चित्रकला का विकास। अब देखिए, अगर बाबर की चित्रकला के बारे में बात किया जाए तो उसकी रुचि है, उसकी विशेष रुचि है। ये विशेष रुचि हम किस आधार पे कह रहे हैं कि जब वो मध्य एशिया में है, पलायन की स्थिति में है, वो भाग्य की गेंद की तरह से इधर उधर पलायित हो रहा है, तो उसकी भेंट एक चित्रकार से हुई थी। उस चित्रकार का नाम जो है वो बिहजाद है ना। ये जो बिहजाद है उसको पुनर्जागरणकालीन चित्रकार, इसकी तुलना करी जाती है किससे? रॉफेल से। तो इसको माना जाता है कि पूर्व का क्या है, ये ईस्ट का रॉफेल है ना। वो इससे मिलता है और प्रभावित भी होता है और उसकी इच्छा है कि अगर मैं, मेरा राज्य अगर स्थिर हो जाएगा तो मैं इसके जैसे कलाकार को अपने दरबार में स्थान दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि लगातार युद्धों के कारण से साम्राज्य तो उसका स्थापित हुआ, लेकिन उस साम्राज्य की स्थिरता के क्रम में इतने युद्ध हुए, लगातार युद्ध हुए और लगातार युद्धों के कारण से उसकी जो मानसिक स्थिति है वो वास्तविक धरातल को प्राप्त नहीं कर पाई। यानी बाबर की चित्रकला में रुचि है लेकिन युद्धों के कारण उसको कोई विशेष इसमें से लाभ नहीं मिला या इस क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं कर पाया। हाँ, उसकी भेंट हुई है, भेंट में उसके विचारों का अभिव्यक्ति हुआ है कि वो चाहता है कि चित्रकला विकसित हो। रॉफेल जैसे कलाकार या पूर्व का राफेल बिहजाद जैसे कलाकार उसके साम्राज्य में हों, लेकिन ये इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाई। तो हम लोगों से क्वेश्चंस के रूप में कैसे आ जाएगा
ये बेहजाद कौन है और पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? ये राफेल कौन है? ये पुनर्जागरण कालीन चित्रकार हैं। जैसे पुनर्जागरण काल में 3 चित्रकार महत्वपूर्ण हुए थे, एक लियोनार्डो दा विंची ना, और एक राफेल और एक माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो जो थे वो मूर्तिकार ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा जिनका चित्र विश्व में प्रसिद्ध है, और तीसरा जो नाम है वो राफेल सेंजियो। तो राफेल सेंजियो से इसकी तुलना करी गई। तो बाबर के समय चित्रकला के विकास में हम लोग को कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं मिलने वाला है, बस बेहजाद वाली जो कहानी है उस कहानी से जोड़ करके कभी कभी प्रश्न जो आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये बाबर के समय चित्रकला का विकास। तो लिखिए बाबर तथा चित्रकला का विकास। सर इसमें राफेल का क्या कॉन्सेप्ट है? राफेल का कॉन्सेप्ट क्या है जी कभी कभी दिन ही खराब होता है। पहले 2 लाइन लिख लीजिए तब मैं बताता हूं। जी बाबर की चित्रकला में विशेष रुचि थी। विशेष रुचि थी, विशेष रुचि थी मध्य एशिया के एक कलाकार, मध्य एशिया के एक चित्रकार बेहजाद, बेहजाद ब्रैकेट में पूर्व का राफेल से भेंट के क्रम में, 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 से भेंट के क्रम में बाबर ने चित्रकला के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे। चित्रकला के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे, परंतु युद्धों के कारण, युद्धों के कारण वह चित्रकला के विकास को, चित्रकला के विकास को मूर्त रूप नहीं दे पाया। विकास को मूर्त रूप नहीं दे पाया। अब देखिए यहां पर, अब ये बेहजाद है, ठीक है। तो होता क्या, ये अपने युग का चित्रकार है। अब होता क्या है कि जैसे कोई चित्रकार है तो पहले का जो कोई चित्रकार है जो कि माइलस्टोन के रूप में है, जो कि महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, तो उसकी हम तुलना करते हैं। जैसे नहीं शेक्सपियर की तुलना कालिदास से की जाती है साहित्य में। तो यहाँ हुआ क्या कि जो हमारा रेनेसा है ना, जो पुनर्जागरण काल है, रेनेसा है, तो रेनेसा के समय विश्व में 3 चित्रकार महत्वपूर्ण हुए हैं। एक लियोनार्डो दा विंची जिसका कि मोनालिसा चित्र महत्वपूर्ण है, एक राफेल सेंजियो करके हैं, ये अपने युग के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, और एक माइकल एंजेलो। ये तीनों एक तरह से क्या है, यहाँ पर स्तंभ हैं चित्रकला के, ठीक है। इसका विशेष योगदान मूर्तिकला में ज्यादा था। ये दोनों चित्रकला के मास्टर हैं। तो यहाँ पर बात क्या करी गई कि जो बेहजाद की चित्रण की शैली है उस पर छाप देखा गया किसका, राफेल का। तो उसको ये कहा गया कि जैसे ये मिडिल ईस्ट यानी पूर्व का, तो इसको बोला गया कि ये हमारा बेहजाद है, ये मध्य एशिया का राफेल है ना।
मध्य एशिया का राफेल, यानी राफेल की जो चित्रण शैली है बेहजाद की चित्रण शैली मिलती जुलती है, तो इसको कहा गया कि हमारा राफेल है, यानी मिडिल ईस्ट का या पूरब का राफेल है। तो यही इसकी तुलना करी गई। तो यहाँ वो जो पुनर्जागरण काल के 3 चित्रकार हैं, उसी एक चित्रकार से बेहजाद की तुलना की गई है। दीपक क्लियर हुआ? जी जी ठीक है जी। तो अगले आ जाइए, हुमायूं तथा चित्रकला का विकास। हम राफेल विमान से कंफ्यूज हो गए थे सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो कोई भी बोल रहा है आवाज उसकी फंस रही, एक बार फिर से रिपीट करिए, पूछिए क्या पूछना है। कोई कुछ पूछ रहा था, एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक है। चित्रकला तथा हुमायूं लिखिए। हुमायूं की चित्रकला में विशेष रुचि थी। विशेष रुचि थी, परंतु निर्वासन काल के कारण निर्वासन काल के कारण निर्वासन काल के कारण यह भी चित्रकला को मूर्त रूप नहीं दे पाया। यद्यपि इसका मुख्य योगदान यह है कि इसी दौरान उसकी भेंट मध्य एशिया में 2 चित्रकारों से हुई। 2 चित्रकारों से हुई डैश। पहला मीर सैयद अली, दूसरा अब्दुल समद, इन चित्रकारों के द्वारा ही मुगल स्थापत्य की नींव डाली गई। अभी ट्रेनिंग डाली अकबर तथा चित्रकला का विकास। हाँ सर, आपने जो एक मीर सैयद बताया, दूसरा क्या नाम है सर? वो आवाज मीर सैयद अली और अब्दुल समद। अब थोड़ा यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर सर थोड़ा नेटवर्क का एरर है, इसलिए तुम्हारा रोज नेटवर्क हो रहा, कह रहे हैं कि रिलायंस वालों से फोन पे बात करो कुछ। कस्टमर केयर वालों से बात कर रहे हो। हम कस्टमर केयर वालों से नहीं बोले, हम बोले रिलायंस वालों से बात करो। हम बोले नीता अंबानी से बात करने के लिए। अरे हम सर नेटवर्क मोदी जी, कस्टमर केयर वालों से नहीं बात करने के लिए बोले हैं।
चलो ठीक है, थोड़ा व्यवस्था के बीच में देखो। सर अंबानी थोड़े हैं। ये बाबर है, ये हुमायूं। देखिए दोनों की कहानी एक जैसी है, चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे ना। और दोनों का प्रमाण मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास किया। ये भी विहजात से मिलता है, उसकी इच्छा होती है कि समय मिले तो हम भी इसके जैसे चित्रकार को अपने दरबार में रखेंगे। हुमायूं, उसका भी चित्रकला से विशेष प्रेम है, लेकिन उसको शेख शाह सूरी गोल गोल घुमाता ही रहता है। तो अब जब आप गोल गोल घूमते रहेंगे तो फिर कल्चर का विकास कैसे होगा, फिर वहां पर दिक्कत होगी। हाँ, इतना इसका योगदान है कि वो जिन लोगों को लेकर के आया उन लोगों ने ही मुगल स्थापत्य की नींव रखी। अब इस दिशा में देखिए महत्वपूर्ण क्या है, ये अकबर आया तो कभी कभी होता क्या ना कि सब कुछ ठीक होने वाली स्थिति उत्पन्न होती है, और अकबर जो है उन्हीं शासकों में है जहां पर सब कुछ आकर के एक क्या हुआ, व्यवस्थित रूप हुआ। जैसे देखिए राजस्व व्यवस्था यहाँ पर आकर के स्थिरता को प्राप्त करती है। पहली बार प्रांतों का विकास हुआ, अकबर ने 1580 में प्रांतीय विभाजन किया ना। साम्राज्य की स्थिरता हुई, हिंदू मुस्लिम एकता की स्थिरता हुई। तो इसी संदर्भ में देखिए कि यहाँ पर भी चित्रकला स्थिर हुआ, और चित्रकला स्थिर हुआ तो उसका प्रमाण क्या है, जब कोई भी चीज स्थिरता को प्राप्त करेगी तो उसको संस्थागत रूप दिया जाता है। और चित्रकला के विकास को अकबर ने संस्थागत रूप दिया, और उसके द्वारा फतेहपुर सीकरी में एक चित्रणशाला या एक वीथिका की स्थापना की गई। और ये जो चित्रणशाला बना, इस चित्रणशाला में यहाँ पर अध्यक्षता दी गई, किसको अध्यक्षता दी गई, अब्दुस समद को। तो अब यहाँ पर संस्थागत रूप चित्रकला को प्राप्त हो गया। अगर इस रूप में सिंपल में देखा जाए, साधारण स्तर पर देखा जाए, तो यहाँ अकबर के शासनकाल में दो लोगों को आप कह सकते हैं कि ये चित्रकला के पिता है। एक अब्दुस समद और दूसरा मीर सैयद और अली। तो मीर सैयद अली, और इन लोगों के प्रभाव में चित्रकला का व्यवस्थित रूप में विकास हुआ। भित्ति चित्रण की प्रणाली शुरू हुई, भित्ति चित्रण के प्रणाली के साथ साथ पांडुलिपियों के विकास की प्रणाली शुरू हुई और व्यवस्थित रूप से हुई। इसके अतिरिक्त सभी चित्रण की प्रणाली, पोर्ट्रेट की प्रणाली महत्वपूर्ण रूप से स्थापित हुई, और अकबर के शासनकाल से ही सीमित स्तर पर चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव की परंपरा भी शुरू हो गई। तो यहाँ अकबर के शासनकाल में क्या हुआ कि चित्रकला का महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ, और उसमें मुख्य योगदान अब्दुस समद और मीर सैयद अली का माना जा सकता है ना। यहाँ तक कि अबुल फजल बोलता है कि चित्रकारों की संख्या एक लंबी चौड़ी थी। वो बोलता है कि अकबर के शासनकाल में कला विथिकाओं में काम करने वाले मुख्य चित्रकारों की संख्या लगभग 30 से अधिक थी। तो अकबर के समय आकर के ये संस्थागत रूप प्राप्त होता है ना। तो मेरी अब आशा यही कि अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि बाबर, हुमायूं और अकबर के बीच में हुआ क्या। बाबर, हुमायूं ना, जिससे बहुत सी चीजें होती हैं, इच्छाएं हैं हमारी, उसकी प्रति सोच है, लेकिन वास्तविक धरातल पर हम उसको नहीं ले आ पाते। अकबर को प्राप्त हुआ सौभाग्य कि उसने सोचा भी और वो लेके भी आया, और इस रूप में चित्रकला के विकास की परंपरा महत्वपूर्ण रूप से अकबर के समय देखी जा सकती है। आपकी हेडिंग पड़ी है अकबर तथा चित्रकला का विकास, तो उसमें लिखिए अकबर के शासनकाल में चित्रकला को संस्थागत रूप प्राप्त हुआ,
चित्रकला को संस्थागत रूप प्राप्त हुआ। चित्रकला को संस्थागत रूप प्राप्त हुआ। संस्थागत रूप प्राप्त हुआ। और फतेहपुर सीकरी में चित्रणशाला की स्थापना हुई। फतेहपुर सीकरी में चित्रणशाला की स्थापना हुई। चित्रणशाला की स्थापना हुई। जिसका मुखिया अब्दुल समद को बनाया गया। जिसका मुखिया अब्दुल समद को बनाया गया। मीर सैयद अली तथा अब्दुल समद के प्रयासों से चित्रकला के विविध पक्षों का विकास हुआ। विविध पक्षों का विकास हुआ। विविध पक्षों का विकास हुआ। इनमें विविध पक्षों का विकास हुआ। इनमें डैश पहला लिखिए भित्ति चित्रकारी। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी सर भित्ति चित्रकारी हेडिंग था। हाँ, भित्ति चित्रकारी की परंपरा महत्वपूर्ण रूप से देखी गई। महत्वपूर्ण रूप से देखी गई। दूसरा लिखिए पांडुलिपियों का विकास। पांडुलिपियों का विकास। अकबर के शासनकाल में 2 पांडुलिपियों का महत्वपूर्ण रूप से संकलन हुआ। 2 पांडुलिपियों का महत्वपूर्ण रूप से संकलन हुआ। संकलन हुआ। इनमें से डैश नीचे ही पहला जो है इसका नाम है दास्तान ए अमीर ए हमजा नामा। दास्तान ए
अमीर ए हमजानामा। ये जो हमजा है ये अबू हमजा है और ये फारस में ये परिवार पौराणिक परिवार माना जाता है। ठीक है, तो ये दास्तानी अमीर हमजानामा। अब यहाँ पर रुकिए, पहले मैं समझाता हूँ। प्रश्न यहाँ से बहुत आते हैं, उसको समझना है। पहला चीज क्या है कि दास्तान माने क्या होती है? कथा ना। अमीर माने सरदारों की, यानी ये अबू हमजा, उनके परिवार और उनके सरदारों की जो कथा है, उस कथा को ही इसमें चित्रित किया गया है। ठीक है, अब ये जो चित्रणशाला है या पांडुलिपि का विकास हुआ, तो पहली जो फैक्चुअल जानकारी ही यहाँ महत्वपूर्ण है। पहली जो फैक्ट आपको जानना है, पहला फैक्ट वो क्या है कि संकलन इसका हुमायूं के समय से शुरू हुआ था और पूरा हुआ जाके अकबर के समय, यानी परंपरा शुरू हुई हुमायूं के समय और पूर्ण हुई जाके अकबर के समय। जैसे कुतुब मीनार की परंपरा शुरू हुई किसके समय? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, अब पूरा हुई किसके समय जाके? इल्तुतमिश के समय। तो इसी तरह से इसका संकलन शुरू हुआ हुमायूं के समय और पूरा हुआ जाके अकबर के समय। दूसरा, ये जो चित्रकारी है, पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि मुख्य रूप से जो है ये कपड़ों पर निर्मित की गई है, ये कपड़े पर निर्मित की गई है। यानी ये जो पांडुलिपि है कपड़ों पर चित्रित की गई है और रंग इसमें जो प्रयोग किए गए हैं तो चटकीले रंग, यानी गाढ़े रंग, इसमें चटक रंग ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। और इन रंगों के माध्यम से जो चित्र बनाए गए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कुल 1200 चित्र इसमें प्राप्त हुए। 1200 चित्र इसमें प्राप्त हुए, यानी कुल चित्रों की संख्या जो है वो 1200 है। दूसरा, जब ये चित्र हुआ तो इस चित्र के निर्माण में ढेर सारे लोगों ने क्या किया? अपना योगदान दिया। तो पूरा एक टीम बनेगी और पूरा टीम इसको चित्रकारी का काम करेगी। जब टीम बनेगी तो इसका कोई पर्यवेक्षक भी चाहिए, इसकी देख रेख करने वाला या इसका पर्यवेक्षक। तो इस दास्तानी अमीर हमजा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया मीर सैयद अली को ना। बाद में इसकी मृत्यु के बाद चेंज किया गया और अब्दुस समद इनको जो है यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। लेकिन पहली जिम्मेदारी पूछेगा तो मीर सैयद अली, उनके जाने के बाद ये अब्दुस समद। यानी यहाँ पर फैक्ट आपको मिलेगा कि संकलन कब हुआ, किसके समय शुरू हुआ, किसके समय जाकर के पूरा हुआ, किस चीज पे निर्मित है ना, रंग कौन सा प्रयोग किए गए हैं, कितने चित्र हैं और पर्यवेक्षण का कार्य पहले किसने किया और बाद में किसने किया। तो ये है आपकी दास्तान, किसकी? दास्तानी अमीर हमजानामा की दास्तान या कहानी कि किस तरह से ये संकलन हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, पीला कलर दिख जा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है? देख रहा है। ठीक, हाँ बस दिखना चाहिए। मुझको तो लग रहा है रेड वाले से ज्यादा पीला वाला ही दिख रहा है। हाँ, पीला वाला ज्यादा बढ़िया है। उसको थोड़ा इसीलिए मैं चेंज कर रहा था। हाँ बताइए सर। अब्दुस समद है कि अब्दुस है कि ल? अब्दुल में स नहीं, है नहीं, कि ल? मूल नाम उनका अब्दुस है, अब्दुस समद। इसको उतार लीजिए जल्दी से। उतारते समय अच्छे बच्चों की तरफ पहला हेडिंग बना लीजिएगा, संकलन हुमायूं से लेकर अकबर तक। पूरा जैसे हम लिखे उसी तरह मत उतारिए बच्चों की तरह से, आप ऐसे उतार सकते हैं, संकलन हुमायूं से अकबर तक ना। निर्माण कपड़ों पर, निर्माण कपड़ों पर, चित्रों की संख्या 1200, चित्रों की संख्या 1200 तथा चटकीले रंगों का प्रयोग। पर्यवेक्षण प्रारंभिक स्तर पर मीर सैयद अली और बाद में अब्दुस समद।
बाद में अब्दुल समद। संरक्षण संरक्षण सर। अब उसका संरक्षण कहना वहां पे ठीक थोड़ा, मार झगड़ा थोड़ा हो रहा है। सुपरविजन, पर्यवेक्षक, अच्छा पर्यवेक्षण। हाँ सुपरवाइजर। संरक्षण कौन, वहां गोली बंदूक चल रही है। सर थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है इसमें। चलिए, कभी कभी दिन खराब होता है, फॉर्म आता जाता रहता है, क्लास परमानेंट होता है। आज उपस्थिति भी कुछ कम दिखाई दे रही है, मुझको लग रहा है। बहुत गर्मी है सर आज। नेहा, 4-5 दिन बाद आप क्लास करने आई हैं, कुछ लोग गायब हो गए आपसे डर से हैं। इसका मतलब 5-6 लोग आपसे डरते हैं। आने के साथ क्लास से ही गायब हो गए। दूसरी जो पांडुलिपि का संकलन है उसका नाम क्या है, रजनामा या रजमनामा। देखिए रजमनामा मूल रूप से क्या है, तो रजमनामा मूल रूप से महाभारत का फारसी में अनुवाद ना। तो लिखिए रजमनामा, यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। इसके चित्रों का संकलन, इसके चित्रों का संकलन मोहम्मद शरीफ के द्वारा किया गया, मोहम्मद शरीफ के द्वारा किया गया। इनके चित्रों का संकलन मोहम्मद शरीफ, शरीफ अरे नवाज शरीफ वाले मोहम्मद शरीफ के द्वारा किया गया। अब हेडिंग डालिए, अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार। इस समय के प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार। प्रशांत, आज तुम भी हुमायूं बाबर की तरह से कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल पा नहीं रहे हो। नहीं, हम लोग को ऐसे लग रहा है नहीं, कुछ आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है प्रशांत। चलिए कोई बात नहीं सर, हम बाद में लिख लेंगे। नहीं, अभी अभी देखो कोई बात नहीं बोले हो तब ठीक से बोले हो। काम की बात नहीं सुनाई दे रही आ रही है, लेकिन सर चलो इस समय शायद नेटवर्क ठीक है, बोलो प्रशांत जल्दी से। सर वो गया ना, ये 1 मिनट पहले कोई पूछ रहे थे बेटा फिर गड़बड़ हो गया सर। आज इनका भी दिन नहीं है सर आज। चलो पीछे वाले ग्रुप में मैसेज कर दो, जो अगर कुछ बोलना हो तो हम आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रमुख चित्रकार, पहला दसवंत। दसवंत दसवंत पहले इस पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए अकबर के समय के प्रमुख, सबसे प्रमुख चित्रकार है, ये मुख्य रूप से कुम्हार जाति का है। फिर वो धीरे धीरे अकबर की दरबार में आता है और अकबर उससे इतना प्रभावित है कि उसको टकसाल विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सांस्कृतिक व्यक्तियों को पद देने का प्रतीकात्मक प्रयास होता है ना, जैसे वो बच्ची जो असम में दौड़ती है, क्या नाम है उसका, हिना दास। हाँ हिना दास, उसको किसी पद पर रखा गया ना, डीएसपी बनाया गया। हाँ डीएसपी बनाया गया। तो ये प्रतीकात्मक रहा है, वो कल्चरल लोगों को या ऐसे लोगों को जो देश के लिए कुछ करते हैं तो उनको हम एक सम्मानित करने का हमारा तरीका है। तो टकसाल विभाग का अध्यक्ष इसको बनाया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से अंतिम दिनों में क्या करता है, वो अपने जीवन को संभालता नहीं है
और अंततः जो है दसवंत अपने जीवन की क्या कर लेता है, दसवंत अपने जीवन का अंत कर लेता है या आत्महत्या कर लेता है। प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, दसवंत समकालीन था अकबर का। हाँ, अकबर द्वारा किसे टकसाल विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था, दसवंत को। और किस चित्रकार ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में आत्महत्या कर ली थी, तो आंसर क्या होगा, दसवंत। तो ये दसवंत और दसवंत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखिए। दसवंत यह अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। हेडिंग थी अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार। पहला, दसवंत यह अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था जिसे सम्मानित करने के लिए, जिसे सम्मानित करने के लिए, जिसे सम्मानित करने के लिए, जिसे सम्मानित करने के लिए अकबर ने उसे टकसाल विभाग का अध्यक्ष बना दिया। टकसाल विभाग का अध्यक्ष बना दिया। टकसाल विभाग का अध्यक्ष बना दिया। परंतु जीवन के अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में उसने, जीवन के अंतिम दिनों में उसने आत्महत्या कर ली थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। बहुत अधिक मेधावी होना भी ठीक नहीं है, नहीं तो अंत में वो आत्महत्या कर लेता है। दूसरा नाम लिखिए, बसावन। नाम से सर मालूम पड़ा हिंदू हिंदू चित्रकार थे क्या है? अब आप जिस चरण में पढ़ रहे हैं तो उस चरण में क्या है कि वहां पर धर्म जाति महत्वपूर्ण नहीं है, योग्यता महत्वपूर्ण है। जो योग्य है और जिसमें प्रतिबद्धता है वो समाज में आगे आया, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुस्लिम हो। तो यहाँ पर परंपरा जो है वो योग्यता को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो अकबर के चित्रकारों में ढेर सारे चित्रकार क्या हैं, वो हिंदू परंपरा से। दूसरा नाम बसावन। बसावन अकबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। इसी के द्वारा प्रायः छवि चित्र या छवि की परंपरा की शुरुआत की गई। छवि चित्र या छवि, पोर्ट्रेट, छवि चित्र या छवि की परंपरा की शुरुआत की गई। तो यह परंपरा अकबर के शासनकाल में ही शुरू हुई। अकबर के शासनकाल में ही शुरू हुई और अकबर के शासनकाल में शुरू हुई और जहांगीर के शासनकाल में चरम पर पहुंची। देखिए ये जो छवि चित्र है या छवि है,
तो इस पर क्वेश्चन बहुत आता रहता है और कई कई जगहों पे किताबों में और गाइडों में भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत मिल जाएगी। कई जगह लिखा है कि सभी चित्रकारी जो है जहांगीर के समय शुरू हुई, ऐसी बात नहीं है। चित्रकारी अगर पूछेगा शुरू किसके समय हुई तो अकबर के समय। हाँ, इसका चरम विकास किसके समय पूछेगा तो जहांगीर के समय। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पोर्ट्रेट या छवि चित्र की परंपरा शुरू हुई किसके समय, अकबर के समय। हाँ, सर ये सभी जगह लिख दीजिएगा। परंपरा जो है, ये परंपरा चरम पर पहुंचती है किसके समय, जहांगीर के समय। हाँ ये हाँ, तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए, नहीं कभी कभी जल्दीबाजी में गलती होती है, या एक आध दो जगह हम किताबों में भी देखिए कई कहीं पर चीजें जो है वो इस तरह से है कि जहांगीर के समय ही छवि चित्र शुरू हुआ, नहीं, छवि चित्र जो है वो अकबर के समय शुरू हुआ, जहांगीर के समय इसका चरम विकास हुआ। हाँ, अब दीपक बोलिए कुछ जल्दी से। सर सभी कैसे लिखा जाएगा बता दीजिए। लिखा था ब्लैक बोर्ड पर मैंने, कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है, ये क्या लिखा, सभी ही तो लिखा है। कहाँ सर? ये क्या लिखा है, तो अभी ये छवि चित्र के बाद सभी ही तो लिखा है। अच्छा अभी आया सर, पहले नहीं दिख रहा था। नहीं तो अभी तो मैं ऊपर लिखा हूँ, एक पहले ही ऑलरेडी लिखा था। यहाँ नहीं दिखा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गई। बसावन के समकालीन ही केशवदास मिस्किन केशवदास मिस्किन आदि की परंपरा दिखाई देती है। मिस्किन के द्वारा यूरोपीय तत्व पर आधारित 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 चित्रकला की परंपरा देखी जा सकती है अब हेडिंग डालिए, जहांगीर तथा चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर तथा चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अभी हेडिंग डाली, चित्रकला का स्वर्ण काल ब्रैकेट में कारण। चित्रकला का स्वर्ण काल कारण।
अब मैं इसको समझा रहा हूं, पहले अच्छे से समझिए। देखिए चित्रकला का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जहांगीर से पहले जो चित्रकला थी ना, चित्रकला जो थी, वो चित्रकला का जो स्वरूप था, वो चित्रकला इससे पहले बंधी हुई थी। जो चीज बंधी हुई होगी वो आर्टिफिशियल भी होगी, यानी कृत्रिमता उसमें अधिक होगी। पहली बार चित्रकला क्या हुई, ये मुक्त हुई। अब ये बंधी हुई या कृत्रिम या मुक्त या प्राकृतिक, अब ये अभी बात नहीं पूरी समझ में आ रही कि आखिरकार हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये कला जो बंधी हुई है, कृत्रिम है, ये किस आधार पर हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं विषय के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। कैसे विषय वस्तु के आधार पर? पहले जो चित्रकला थी वो धर्म पर आधारित थी, दरबार पर आधारित थी, विशिष्ट वर्ग पर आधारित थी। धर्म, दरबार और विशिष्ट वर्ग पर आधारित थी। तो इसी संदर्भ में ये बंधी हुई है, ये कृत्रिम है। बंधी हुई का कहने का यहाँ क्या मतलब हुआ कि अब इसका जो दायरा है, धर्म में है तो ये भी बंधा हुआ है, दरबार में तो भी सीमित है, कुछ विशिष्ट लोगों की है ऐसे भी सीमित है ना। कृत्रिमता की बात मैं बता रहा हूं, उसको समझिए कैसे समझ कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे कृत्रिमता क्या है। कृत्रिमता ये है कि हम मूल चीजों का आरोपण इस तीनों में नहीं कर सकते। जैसे धर्म है, तो ये बताइए कि धर्म है, धर्म के प्रतीक के रूप में ईश्वर है, तो क्या ईश्वर को कभी समस्या नहीं होती होगी, वो परेशान नहीं होता होगा, वो दुखी नहीं होता होगा ना, वो भी तो दुखी हो सकता है। लेकिन कृत्रिमता क्या है कि देवता को जब भी दिखाया जाएगा, धर्म से संबंधित लोगों को जब भी दिखाया जाएगा तो दिखाया जाएगा कि नहीं हमेशा प्रसन्न है। एकदम कभी भी ये नहीं दिखाया जाएगा कि भैया वो हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के बैठे हैं। देवता को जब दिखाया जाएगा तो एकदम पहन ओढ़ के एकदम बैठे हुए। तो कहने को तो क्या कि वहां पर हम इनोवेशन लेकर के नहीं आ सकते। यहां पर पहली बार क्या हुआ, ये सब तो ऐसे तत्व हैं कि ये रिप्लेस नहीं होंगे, बल्कि अब इनके साथ साथ पहली बार धर्म के साथ साथ सामान्य लोगों की चित्रण की परंपरा शुरू हुई ना, प्रकृति की शुरू हुई। पहली बार पक्षी बनी, पहली बार कबूतर उड़ा, पहली बार सारस दिखा ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब पहली बार जो इसकी विषय वस्तु है वो व्यापक हो गई। जिसे धर्म दरबार विशिष्ट लोगों का क्या है कि उनका एरिया छोटा है, लेकिन पक्षी की एरिया वो अनंत है, पशु की एरिया अनंत है, कॉमन पीपल अनंत है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब एक तो व्यापकता भी आएगी और दूसरा क्या है कि अब चीजें प्राकृतिक स्तर पे आने लगेंगी, यानी जो है जैसा वैसे बनाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो जहांगीर की चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ। जो इससे पहले की जो बंधी हुई कला थी, जो कृत्रिम कला थी, जो आर्टिफिशियल कला थी, उसको पहली बार मुक्त होने का, यानी अब पहली बार क्या हुआ कि चित्रकला बाहर निकल के सांस लेने में सक्षम है।
ना। उसके पहले की चित्रकला जैसी लग रही थी जो कोरोना वाला व्यक्ति है, एकदम सीमित लहजे में रहने वाला, अपने कमरे में रहने वाला और एकदम टू द पॉइंट बात करने वाला, और इस तरह की बात करने वाला कि देख के लग जाए कि हाँ ये इस तरह का व्यक्ति है। पहली बार क्या हुआ, अच्छी दिखेगी, खिलखिला के हंसने वाले व्यक्ति दिखेंगे, और थोड़ा रुक जाइए तो लैला मजनू भी दिखेंगे, उनका घोड़ा भी दिखेगा, साइबेरियन सारस भी दिखेगा, हंस भी दिखेगा, तोता भी दिखेगा। तो पहली बार इतनी प्रखर रूप में प्रकृति हमारे सामने आती है। तो पहला कारण, जिसको कारण से स्वर्ण काल कहते हैं, स्वरूप में परिवर्तन या ऑब्लिक विषय वस्तु में परिवर्तन। तो पहला स्वरूप या विषय वस्तु में परिवर्तन डाल करके और दोनों को तुलनात्मक रूप से इसी तरह से बना लीजिए। फिर आगे अगला बिंदु पे आते हैं, बनाइए इसको जल्दी। स्वरूप में परिवर्तन या विषय वस्तु में परिवर्तन। सर मतलब आइडियलिस्टिक अप्रोच से हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच दूंगा। तो रियलिस्टिक अप्रोच हमेशा बेहतर होगा ना, हमेशा जो होगा बेहतर, क्योंकि होता क्या है ना, सिर्फ कुछ लोग को आप नहीं देखिए, कुछ लोग इतना ऐसा अप्रोच बना के रखते हैं कि जैसे लगता है वो कभी हंसते ही नहीं है जी ना, कभी हंसते ही नहीं है एकदम, कभी भी उनसे मिलिए तो एकदम फर्स्ट क्लास वेल मेंटेन मिलते हैं। तो कभी भाई निकर में भी मिल जाया करो ना, कि चलो घर में बैठे हो बनियान पहन के हो, तो वो स्वाभाविकता अलग है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप किसी चीज को सोच करके करिए तो आप बहुत अच्छा नहीं, जैसे हम आपसे बोले कि नहीं दीपक आप हंसिए ना, हमको हंस के दिखाइए, तो आप उतना अच्छा नहीं हंस पाएंगे। लेकिन किसी प्रकरण में आप इतना खुल करके हंस लेते हैं कि वैसा कभी नहीं हो पाता है। तो उसे ये भी होगी ना कि स्वाभाविकता से हम बहुत बेहतर करके निकल सकते हैं। और खासकर चित्रकला वगैरह तो ऐसा विषय वस्तु है कि जहां पर बंद करके काम नहीं चलेगा, वहां जितना मुक्त होगा, क्योंकि आत्मा का विषय है तो उसकी अभिव्यक्ति फिर हमारी बेहतर हो पाएगी। तो पहला ये हो गया। इसको समझा देते हैं, आप लोग उसको लिख भी सकते हैं कि जहांगीर की काल के कुछ चित्रकला को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। हो गया सब लोगों का? चलिए, दूसरा कारण जिसके कारण से इसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, नवीन शैली का विकास। हेडिंग है, हाँ हेडिंग है, नवीन शैली का विकास। नवीन ठीक, तो देखिए यहाँ पे चित्रकला में एक नवीन शैली आई। नवीन शैली किसके साथ जुड़ी है? रंगों से। पहली बार क्या किया गया कि रंगों में एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसमें क्या हुआ कि रंग है और इसमें सोना, चांदी, इन दोनों का मिश्रण तैयार किया गया। अब देखिए, काम करने वाले की समस्या भी बढ़ेगी ना, क्योंकि अब यहाँ पर चित्रकार बेहतर होना चाहिए। अगर सोना चांदी का मिश्रण थोड़ा भी गिर गया, 100 ग्राम भी दिन भर में गिर गया, तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो ये हाँ, तो गिराने वाले तो जानते ही हैं, चौपट करने वाले तो किसी चीज को चौपट कर देंगे ना। नहीं, चौपट करने वाले किसी तरह से, आप देखिए कि घरों में जैसे जब टाइल्स लगती है तो अच्छा मजदूर चाहिए आपको, नहीं तो दिनों भर 5 टाइल्स तो तोड़ देते हैं सब, उसकी मजदूरी तो खुद ही चली गई। सामान्य लोग टाइल्स नहीं लगा पाते ना, क्योंकि टाइल्स वगैरह क्या होता है, जैसे बच्चों को नहीं हलराया दुलराया जाता है, तो उसको थपकी भी मारी जाती है तो ऐसा लगता है कि सो भी जाए, इसको चोट भी ना लगे। बच्चों को अगर सुलाना है तो उनको ऐसा भी लगे कि
लग रहा है कि हाँ पिटा भी रहे हैं, लेकिन पिटा भी नहीं रहे हैं और उसी बहाने वो सो भी जाते हैं। तो टाइल्स वगैरह को एक तरह से हलराया तुलराया जाता है। यहाँ पता चला कि खूंटा ठोक है, हर काम को चाप के करते हैं, मार दिए कस के, थोड़ा सा मान लीजिए टेढ़ा लगा, उसको अपना प्रेस ज्यादा कर दिए, क्रैक हो गई, खत्म। और 3-4 भी क्रैक हो गई तो गई। तो इसीलिए देखिए इस शैली को बोला गया कि ये जो शैली है अब ज्यादा माथापच्ची कराएगी, इसीलिए इस शैली को बोला गया क्या कि ये पच्चीकारी है, यानी इसको करने में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ेगी। ये लिखिएगा नहीं, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। कहने का तो क्या है कि अब ये जटिल विधा हो गई, लेकिन आपकी प्रतिभा की पहचान तो तभी की जाती है ना जब आप उसमें माथापच्ची ज्यादा करें। भाई आईएएस की परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? आईएएस की परीक्षा इसीलिए महत्वपूर्ण कि उसके पेपर को उठा के देखिए, आपको लग जाए कि जीवन में सबसे अधिक माथापच्ची उसी पेपर में है। कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी पूछते हैं ना तो उसको 7-8 लाइन में ऐसे लिख देते हैं कि सामान्य लड़का तो ऊपर से नीचे पढ़ते पढ़ते भूला जाता है कि लिखा क्या है। पहली लाइन और 10वीं लाइन तक जाते जाते भूल गया कि क्या पूछा, फिर 3 बार वो पढ़ेगा। और किसी सामान्य क्वेश्चन को 3 बार पढ़वा लें, ये उनकी सफलता है, क्योंकि 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ने का समय तो आपका गया ना, लेकिन वो कर ले जाते हैं। तो माथापच्ची करनी पड़ेगी क्योंकि अब जटिल विधा है। दूसरा क्या है, इसी पच्चीकारी शैली को फारसी भाषा में कौन सी शैली बोला गया? पित्रादुर्रा शैली ना। तो ये एक तरह से नया उसका इनोवेशन है और उसने नई शैली का विकास किया। तो हेडिंग डाल लीजिए, नवीन शैली का विकास, और उसको इसी तरह से बना लीजिए, नवीन शैली का विकास। सर माथा को मिटा दीजिए, नहीं तो कोई लोग लिखते हैं। नहीं, इसको मैं समझाने के लिए बस किया हूं। आप बस उसको लिखने का उद्देश्य था कि क्लियर हो जाए, शब्द आपका क्लियर हो जाए जी। पढ़ने में। आप जितना क्लियर रहेंगे मीन्स में लिखते समय उतना अच्छा रहेगा, और कोई चीज नहीं समझे रहेंगे तो वहां पर फिर वो लिखने में दिक्कत होती है। तो बस वहां समझने का उद्देश्य है। सर हम्म सोना चांदी का जो मिश्रण था उसका प्रयोग सर ग्लिटर के रूप में किया जाता था। जैसे सर अब हम लोग के पास आता है वो चमकाने वाले के लिए ग्लिटर के रूप में किया जाता था सर। हाँ, वो ग्लिटर ही उसका एक तरह से मुख्य उपयोग है ना। तो उससे क्या होगी, चमक ही तो बढ़ेगी। जी सर। सर अगर हाँ। जैसे ये जो सेकंड पॉइंट है नवीन शैली, अगर इसको हम लिखना चाहें पहले के जैसे पहले में यथार्थवादिता का आ गया पहले पॉइंट में, तो जैसे रंग जो होते हैं, रंग यथार्थ चित्रण ही करते हैं किसी भी परिस्थिति का, आपकी आंखों, है ना। पहले वो चीज ब्लैक एंड व्हाइट या फिर जो भी चीजें थी, अब रंगों का प्रयोग से हम उसको और भी रियल दिखाने लगे। हाँ, तो अब जैसे वहां पे जो रियल शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो रियल इस्तेमाल करके ज्यादा अच्छा क्या कि उसको बता दो आपके विजुअल ज्यादा कर दिए। क्या सर? विजुअल कर दिए ज्यादा, हाँ, विजुअलाइजेशन उसका बढ़ गया ना। और सोना चांदी जो होता है सर, ये भव्यता का प्रतीक होता है भव्यता ना, का प्रतीक होगा। हाँ ठीक है, उपकार का प्रतीक होता है। तो उसको जितना हम ये चीज उसकी मतलब उसकी जो रियलिटी है, भव्यता, उसको बढ़ा करके वही उसमें चेंज आया, परिवर्तन आया। दूसरा चीज एक ही हमेशा दिमाग में रखना है कि जैसे कहीं ऐसा ना दिमाग में आ जाए कि आप लोगों को बस लगने लगे कि रंगों में सोना चांदी का ही मिश्रण करते थे। नहीं, जो नॉर्मल परंपरागत पद्धति वो तो चलेगी ही चलेगी। हाँ, एक नए तरह का इनोवेशन भी आया जो परंपरागत, ऐसा नहीं कि सबको पता चला कि सोना चांदी का मिश्रण ही पकड़ा देंगे। जड़ाऊ वाला काम जो था, हाँ, वो आएगा, बस हम उस पर थोड़ा सा 1 मिनट में भी आ रहे हैं ना। अब ये जो नई शैली का विकास हुआ और ये चित्रकला का विकास हुआ, तो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता जिसके कारण से उसको हम स्वर्णकाल कहते हैं,
तीसरा नंबर, बॉर्डर शैली की शुरुआत। बॉर्डर शैली की शुरुआत। देखिए, हुआ ये कि इससे पहले चित्र बनाया जाता था, तो ये जैसे चित्र है, ये चित्र बना, तो ये पूरे भाग में चित्र बनता था, ठीक है। उसने ये कहा कि भाई ये आपका पूरा ये जगह है चित्र का। अब उसने देखिए क्या कहा, उसने ये कहा कि ये देखिए कि ये आप चित्र बनाइए, ठीक है। तो चित्र का तो आपका ये हो गया जगह, ये पूरा आप जगह ले लीजिए। दूसरा, अब आपके पास अगर नए प्रकार का कुछ हुनर है, जैसे आपको कुछ बनाने आता है, एक्स्ट्रा कुछ बनाने आता है ना, हमको कुछ बनाने नहीं आता इसलिए हम गोला गोला ही बना दे रहे हैं। जब किसी को कुछ नहीं आता है तो यही करता है ना। तो जैसे हम लोग ने हाई स्कूल इंटर तक थे तो बॉर्डर बनाते थे, तो बॉर्डर से क्या फायदा होगा कि अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बनाना है तो यहाँ पर आप बना लीजिए। तो इससे क्या होगी कि चित्रकला की जो विषय वस्तु होगी या चित्रकला का जो वैविध्य होगा वो एकदम निकल करके सामने आएगा। और दूसरा कि इसमें सही मायने में इसी से कलाकार की परख होगी ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल सब लोग बना ले रहे हैं। ये बॉर्डर कितना बढ़िया है, और इस बॉर्डर शैली को आजकल के कपड़ा उद्योग से आप जोड़ करके देखिए, ठीक है। और बच्चियां तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो भी साड़ी उद्योग है वो मुख्य रूप से किस पर चलता है, ये इसी पे चलता है, बॉर्डर पे ही चलता है ना। वही उसको एक तरह से वो खरीदवाता है कि वो देखो वो कैसा है। तो देखिए, मूल साड़ी की पर जो डिजाइनिंग होती है अलग होती है, और बॉर्डर की डिजाइन क्या होती है, अलग होती है, और वही बहुत आकर्षक बनाया जाता है। तो अब उसने क्या किया कि एक नया तरह का काम किया उसने कि बॉर्डर शैली शुरू हो, और ये जो बॉर्डर शैली होगी उससे क्या होगा, चित्रकला की एक अलग स्तर को प्राप्त होगी, यानी चित्रकला जो है एक नए स्टेज में जाएगी। और आज तो उसी का लगभग लगभग जमाना है। तो ये बॉर्डर शैली की शुरुआत इसी के समय से ये हुई ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, खाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, खाना सामान्य बना, चावल दाल रोटी सब्जी, अब उसके साथ रायता कैसा बना है, उसके साथ चटनी कैसे बनी है, उसके साथ अचार कैसा है ना। पापड़ भी अलग तरह का रखा जा सकता है, ज्यादा मीनू मैं बताऊंगा नहीं, अब भूख लग जाएगी आप लोगों को। लेकिन कभी कभी खाना सामान्य होता है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी अच्छी होती हैं, या उसमें से एक आध चीज भी इतनी अच्छी हो जाती है कि खाना का सारा अटेंशन वो ले लेता है। और खाना जो हमारा औसत स्तर का भी है, खा करके आपको बस यही याद आता है कि हाँ यार रायता बड़ा जबरदस्त था ना। लेकिन ये भी है कि खाना बनाना सामान्य बात है, ये सारी चीजें कठिन होती हैं। चटनी आपने बनाया बहुत अच्छी बनाया, नमक ज्यादा हो गया। पापड़ आपने तला, उसी में से कहीं जल गया। तमाम तरह की चीजें मतलब निगेटिव भी हो सकती हैं। तो इसलिए अब वहां पर आपकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, और वो आप बहुत बेहतर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो यानी अब आपकी जो क्षमता है उसका वैविध्य ज्यादा हो, और वैविध्य अगर ज्यादा नहीं होगा तो मामला गड़बड़ होगा। तो बॉर्डर शैली की शुरुआत भी इसी समय देखी जा सकती है। बना लीजिए जल्दी इसको।
सर यही बस चित्र बना लेना है। यही तो कठिन है। नहीं सर, हम भी आप ही की तरह बना लें, हमसे भी आम वाम नहीं बन पाता हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे कहने का बस मूल भाव समझो कि उससे फायदा क्या होगा ना। उस बॉर्डर से उसको अतिरिक्त काम करने का मौका मिल जाएगा, यस सर। और वो जो अतिरिक्त काम का मौका मिल जाएगा वो चित्र की तरफ भी अटेंशन खींचेगा। नहीं, यस सर। कभी कभी हम मूल चीज को थोड़ा देखते हैं। जैसे कोई कितने लाख की गाड़ी हो, हम लोग उसको देखेंगे? नहीं देखेंगे। लेकिन उस गाड़ी के बगल में कैटरीना कैफ को खड़ा कर देंगे, अब गाड़ी दिखेगी कि नहीं दिखेगी प्रशांत? यस सर, दिखेगी। हाँ दिखेगी। तो पहले गाड़ी नहीं दिखेगी, पहले गाड़ी नहीं दिखेगी। हाँ, पहले वो कैटरीना कैफ दिखेगी, फिर हम ये सोचेंगे कि कौन सी चीज का आजकल प्रचार करे, कौन सी गाड़ी का प्रचार कर रही है, जी सर। तो तब गाड़ी दिखेगी। लेकिन वो अगर वो ना हो तो गाड़ी कहाँ दिखेगी? यस सर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चित्रों पे अटेंशन लाना पड़ता है, तो इस तरह से चित्र पे अटेंशन जो है वो आएगा। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर जो ये आपने बताया नवीन शैली का विकास, अगर इसको लिखते हैं तो सर ऐसे लिख सकते हैं ना कि पहले प्रारंभिक दौर में ये सामान्य रंगों का उपयोग होता था, लेकिन इस काल में चित्रों में सोने चांदी के मिश्रण से इसकी भव्यता बढ़ाई गई, या हाँ हाँ, एकदम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। वही सर, मतलब पहले का रेफरेंस यही रहेगा कि पहले इसमें सामान्य रंगों का उपयोग होता था और नहीं बाद होता में था, नहीं, गलत है, होता नहीं था। होता है। पहले जो पारंपरिक रंग की प्रणाली थी, जिसमें उसमें इसको सामान्य जोड़ा रंगों गया। का प्रयोग होता था, उसके साथ साथ रंगों के एक नवीन मिश्रण को भी तैयार किया गया जी सर। ना। हम अभी तुरंत बोले थे, आप ये नहीं करिए कि नहीं मूल चीजें छूट गई। नहीं सर, हम कहने का वो मतलब था, लेकिन नहीं, हम बोल समझ गए। मतलब पत्नी के आने के साथ माँ का महत्व कम नहीं होता है। जी सर। ये नहीं करिए कि नहीं पत्नी आ गई तो माँ ही गई, दोनों को लेके चलना है ना। मतलब करेंगे मतलब परंपरा और कुछ नवीनता, तो परंपरा के साथ नवीनता का समायोजन होता है। नहीं, वैसे सर आपने भी अच्छा बनाया साड़ी की बॉर्डर वाला। अब देखिए ये दृष्टिकोण का फर्क है, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, इसके लिए धन्यवाद। वैसे हाई स्कूल तक हमेशा यही होता था कि बगल में वाला लड़का ही बनाता था, वो ज्यादा अच्छा बनाता था, कम समय में बनाता था, हम लोग से तो बनता ही नहीं था। हम भी आज तक कोई आम और इस बॉर्डर के आगे नहीं बढ़ हाँ, पाए। वही सब बन पाता था, बहुत सी चीज, लेकिन बनवाया जाना था। हाई स्कूल वगैरह में इस तरह की स्केचिंग खूब करवाई जाती थी, तो उसमें बच्चे सब अपना फूल पत्ती वगैरह बनाते थे। कुछ बच्चे तेज होते थे, बाकी तो लड़कियां तो मुझको लगता था कि 90% इस सब में बहुत तेज होती थी। उनका अपना फूल पत्ती गेहूं जौ सब बना देती थी सब। लेकिन सर जो अब जो बड़े बड़े पेंटर हैं, जो बड़े बड़े चित्रकार हैं, वो ज्यादातर पुरुष ही होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्यादा जो चित्रकार, जो बड़े बड़े चित्रकार हुए हैं, ज्यादातर मतलब पुरुष ही होते हैं। हाँ, तो महिलाओं को आप लोग आगे जाने कहाँ देते हैं? नहीं सर, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। महिलाओं को उनके जो ज्ञान है, उनके जो प्रोफेशंस को, वहां पर वो टॉप प्रायोरिटी थोड़ा है। महिलाओं के लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है? विवाह है, परिवार है। परिवार है, विवाह है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा एक अजम्पशंस किया जा सकता है ना, कैसा भी हो सकता है। भाई कोई आदमी 10 साल तक आगे है और अचानक पूरी पीढ़ी उसकी पीछे हो जा रही है, तो क्या दिक्कत है? हो सकता है कि उनको जो उनका जो हुनर है उसकी जगह पर विवाह भारी पड़ जाता है ना। और विवाह ऐसा संस्कार है कि उस पर वो सब चीज पे भारी पड़ जाएगा। चलिए, ये तो खैर व्यक्तिगत चर्चा आपकी हो गई। चौथा, अब देखिए इसी समय मुरक्का शैली, मुरक्का या एल्बम शैली, तो यहीं से एल्बम बनना शुरू हुआ है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, यहीं से मुरक्का या एल्बम शैली की प्रणाली शुरू हुई।
मुरक्का या एल्बम की प्रणाली शुरू हुई? या एल्बम की प्रणाली शुरू हुई? सर जो हजमानामा है उसको एल्बम नहीं कह सकते? 1200 चित्रों का संग्रह है तो क्या 1200 चित्रों का संग्रह है हजमानामा, उसको एल्बम नहीं बोल सकते? हाँ, एल्बम में कुछ और, जैसे उसको पांडुलिपि बोली ज्यादा। उसमें क्या हुआ है कि हाथ से चित्रकारी है, उसको एल्बम नहीं बोल सकते, उसको एल्बम का पूर्ववर्ती रूप कह सकते हैं आप। हाँ, उसको एल्बम का प्रीमियर कह लीजिए पांडुलिपियों। ठीक है जी सर। तो पहला जो एल्बम है इसी के समय से बनना जो है शुरू हुआ। ठीक है, और एक देख अगला बिंदु जो इसमें डिस्कशन कर देंगे, जो आपको पूरा अभी पढ़ाएंगे, कि इसके समय क्या है कि चित्रकार हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चित्रकार तो हर समय से। अब क्या हुआ, चित्रकारों का विषय के आधार पर वर्गीकरण हो गया कि भैया ये पशु पक्षी वाला है ना, ये छवि चित्र वाला है, ये अन्य चित्र का है। कहने का मतलब क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ कि चित्रकार ऐसे हुए, यहाँ पर डिवीजन होना शुरू होता है। यानी चित्रकारों की, हाँ आएगा भी, यानी ये जो अब हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक यूनिक बात होगी कि पहली बार चित्रकारों के नाम से हम बताने में सफल हो पाए, भाई इस कैटेगरी का चित्रकार है, इस तरह का चित्र उसने बनाया होगा। तो चित्रकारों का, हाँ, स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन सामान्य चीजों में तो होता नहीं है, जब कहीं भी हम डेप्थ में जाएंगे तब ना स्पेशलाइजेशन होगा। ये शुरू का 4 साल 5 साल तो डॉक्टर सारा डॉक्टर होता है, उसके बाद पता चलता है कि कौन दांत उखाड़ेगा ना, कौन हड्डी तोड़ेगा, कौन हड्डी तोड़ेगा, कौन बच्चों का डॉक्टर होगा, कौन महिलाओं का डॉक्टर होगा ना, और कौन दिमाग का डॉक्टर होगा। लेकिन जब हम यहाँ आपको क्या प्रदर्शित करना है कि ये चीज कब होती है, जब हम एक स्तर पर आ गए होते हैं, तो वहां पर फिर स्पेशलाइजेशन होता है, और जो स्पेशलाइजेशन होगा तो फिर उसका अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी दिखेगी। मैं कल आपको दिखाऊंगा, आप साइबेरियन सारस को देखिए ना, तो वो सारस देख के जैसे लगता है कि वो अभी चल देगा। वो चित्र जो है इस रूप में है, इतना बढ़िया बनाया गया है कि उस सारस को जब आप देखेंगे तो जैसे लगेगा ना कि आप पढ़ते रहेंगे, यहाँ रख दिए उसको, कहीं चला जाएगा उठ के। तो इतनी जीवंतता उसमें है, जो है हाँ, इतनी जीवंतता है कि जैसे लगेगा कि हाँ ये तो एकदम उठ जाएगा। तो जब जड़ चीजें भी जीवंत होने लगे तो यही चित्रकार की सफलता है, यही चित्रकार की सफलता। तो ये सारे तत्व जो होंगे, और इसी के आधार पर आपको प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि जो जहांगीर है क्यों इसको चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। विषय वस्तु के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, नवीनता के आधार पर, और चित्रकारों के स्पेशलाइजेशन के आधार पर। तो इस आधार पर जो जहांगीर है, इस जहांगीर को हम, जहांगीर की कला को स्वर्णकाल कहा जाता है। कल फिर हम लोग जहांगीर को कौन कौन चित्रकार हैं, कौन कौन सी उपाधि मिली, कौन कौन के प्रमुख चित्र हैं, फिर शाहजहां, औरंगजेब के समय प्रतिबंधित हो जाएगा, फिर थोड़ा सा विकास संगीत कला का देखा जाएगा, और कुछ रचनाएं हुई फारसी में, फारसी में अनुवाद हुआ, अनुवाद विभाग अकबर ने स्थापित किया। नल दमयंती का अनुवाद किसने किया ना, पंचतंत्र का अनुवाद किसने किया, रामायण का अनुवाद किसने किया, महाभारत का अनुवाद किसने किया। तो अनुवाद पे क्वेश्चंस कई बार आया है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक है,
एक काम आपको कर दीजिएगा कि 2017 या 2017-18 तक है हमारे पास, या 2017-18 भी देख लीजिएगा। किसी के पास अगर क्वेश्चन पेपर होगा आईएएस और पीसीएस का, और इसमें लेटेस्ट पेपर भी होगा, तो उसका इधर का 4-5 साल का हमको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, खासकर बजट वाले पे जो क्वेश्चंस होंगे, उसका अपना थोड़ा फोटो खींच करके व्हाट्सएप वाले पीसीएस वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा। नया वाला 2-3 साल का हमारे पास है, लेकिन उसका कोचिंग में है तो अभी गए नहीं थे हम, तो क्वेश्चंस कुछ हम तैयार कर रहे हैं तो उसको डाल देंगे। मतलब 4-5 साल का पेपर इधर जो होगा नया, जो क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड होंगे ना, आईएएस का, पीसीएस का। घटना चक्र वाले तो आईएएस वाले सब गोले कर देते हैं क्वेश्चंस ना, तो जो भी मिलेगा देख लीजिए, या किसी को अगर उसके पास अलग से आईएएस का होगा या पीसीएस का अलग से पेपर होगा, तो उसमें से देख लीजिएगा बजट वाला क्वेश्चंस कुछ आया है क्या इधर 2-3 साल में, 4 साल में, तो उसको खींच करके क्लिक करके फोटो मेरे पर भेज दीजिएगा, थोड़ा हम उसको टाइप कर देंगे, नोट कर देंगे उसको, ठीक है। फिर 10:30 बजे से हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास, बजट पर 3 क्लास हो गई है, आज चौथी क्लास होगी, तो करिए। उसका वीडियो सारा मैंने डाल दिया है आपको तीनों का। इकोनॉमिक्स उसमें लिखा होगा इकोनॉमिक्स लेक्चर 1 यानी L1 L2 L3 लिखा है, इकोनॉमिक्स L1 L2 L3, उसको देख लीजिए, और किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम अपना कभी भी समय निकाल कर उसको बता देंगे, ठीक है। समय मिलेगा तो इसको आज लिखिएगा आप लोग, जहांगीर के समय चित्रकला का विकास, ठीक है। चलिए 10:30 बजे फिर हम लोगों की मुलाकात होती, ठीक है। नमस्ते सर।